मेरे पिताजी झारखंड आंदोलन के शहीद हैं। आपसे पूछा जाए कि देश या राज्य पहले, तो आप किनको सबसे पहले चुनेंगे, झारखंड को या भारत? मेरे चाचा हैं जो जन्म से अंधा है, उनकी दोनों आंखें नहीं हैं। भगत सिंह तो मानने वाले हैं। देखिए हमारे सीने में भगत सिंह की तस्वीर और सीने के अंदर भी अगर आप खोद के निकालिएगा तो भगत सिंह ही निकलेंगे। बहुत सारे दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं कि टाइगर जयराम महतो शादी कब करेंगे। अगर आप विनोद बाबू को नहीं समझेंगे तो आप झारखंड को नहीं समझेगा। इसको और इनकलाब साथ नहीं चलती है। तो चाची, अगर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है तो आने वाले समय में कोई बाप अपने बेटी को इस क्षेत्र में शादी नहीं देगा? नमस्कार, वंदे मातरम, जोहार। मैं राहुल मोदक, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल आवाज़ उठाओ न्यूज़ में स्वागत है। हम आए हुए हैं अभी तोपचाची के मानटाड़ में। हमारे साथ है टाइगर जयराम महतो दा, जो कि किसी नाम के मोहताज नहीं है। ये हमेशा धनबाद के सुर्खियों में रहते हैं। आप अक्सर देखते होंगे भारत में जो हक अधिकार को अपना छीनने वाले लोग मिलते हैं, लेकिन हमारे साथ जो टाइगर जयराम महतो दा है, ये हमेशा हक अधिकार को बताने वाले लोग हैं। ये हमेशा बहुत सारे लोग होते हैं जो रील्स में, यूट्यूब में छाए रहते हैं, लेकिन ये क्रांतिकारी की दुनिया में हमारे धनबाद जिला में क्रांतिकारी बनकर उभरे हैं। तो सबसे पहले तो टाइगर जयराम महतो दा, आपको सबसे पहले जोहार। जोहार। आपके साथ साथ आपके चैनल में जुड़ने वाले सभी लोगों को मेरा झारखंडी जोहार। हमारे बहुत सारे दर्शक जानना चाहते हैं, आप हमेशा फेसबुक में भी लिख के रखे हैं टाइगर जयराम महतो, और आप हमेशा अपने वीडियो में कहते रहते हैं मैं PhD हूँ, मैं PhD कर रहा हूँ। मेरा नाम के आगे, आपके कुछ दिन के बाद आपके नाम के आगे में डॉक्टर टाइगर जयराम महतो लग जाने वाला है। आप है क्या, असल में आपका नाम क्या है? टाइगर जयराम महतो या डॉक्टर जयराम महतो? देखिए, डॉक्टर जयराम महतो तो भविष्य की बात है, अभी उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। वो मेरी मेहनत, मेरी लगन, मेरी श्रद्धा वहाँ तक पहुँचाएगी। निसंदेह शुरुआत हो चुकी है, लेकिन एज ए सर्टिफिकेट अगर प्रमाण पत्रों की बात करें, जो सरकारी प्रमाण पत्र होते हैं, उसमें मेरा नाम जयराम कुमार महतो है। लेकिन मेरा जो बचपन था, बचपन में हर किसी का बचपन होता है। कुछ बच्चे थोड़ा शरारती होते हैं, कुछ बच्चे किसी काम में तेज़ होते हैं। तो मैं खेलने में, स्पोर्ट्स में बड़ा तेज़ था, और क्रिकेट के टाइम बड़ा छलांग लगाते हुए मैं कैच पकड़ता था, और मैंने लहू लुहान मेरा हाथ देखिए 2 जख्म आज भी होंगे। तो खेल के मैदान से लोग मुझे टाइगर नाम दिए कि तो टाइगर की तरह छलांग लगाता है, जंप लगाता है। तो समय के साथ ये नाम मेरे साथ जुड़ के रह गया। बड़ा हुआ तो फिर क्रांतियों में भाग लेने लगा। सामने विधायक है, उससे कोई मतलब नहीं, अगर हम सही हैं तो हम मुखर होकर बात को रखने लगे। तो ये नाम बचपन में मिला था टाइगर, लेकिन जवानी में भी ये नाम मेरे साथ जुड़ा रहा, और इसीलिए टाइगर जयराम का नाम तो फेसबुक में लिख के रखते हैं। इस पर आपने एक अच्छा सवाल किया। मेरे प्रोफेसर थे जब MA में, उस समय उन्होंने भी सवाल किया था कि तुम टाइगर क्यों लिखते हो? हमने कहा सर हम जंगल पर्वत पहाड़ में रहते हैं, तो भाई पहाड़ में टाइगर ही रहता है। कुछ दिन पहले न्यूज़ में पढ़े थे आपका गांव एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। आपके गांव के 1 किलोमीटर आगे में ही एक NH पार होता है, जो कि दिल्ली और कोलकाता को जोड़ने वाली है। आपको कैसे लगता है कि NH के बगल में है और ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है? देखिए, पहली बात तो मैंने जो भी जिन अखबार के माध्यम से हमारे बारे में छापा गया उनको धन्यवाद देते हैं, लेकिन मेरा गांव, अगर व्यक्तिगत बात करें तो सिर्फ मेरा गांव नक्सल प्रभावित क्षेत्र नहीं कर सकते। ये जो जोन है उसका एक नियमता है, जो सरकार का पारसनाथ एक्शन प्लान है, और GT रोड के जो इस पार जो जितने भी गांव आते हैं तोपचाची क्षेत्र में, उन्हें एक जोन में बांटा गया है, नक्सल प्रभावित जोन। एक्चुअली अगर मेरे गांव की बात करें तो फिलहाल कोई नक्सल गतिविधि नहीं है, या नक्सल गतिविधियों से मेरा गांव बहुत दूर है। अब यहाँ मेरे गांव में बहुत सारे लोग काफ़ी तरक्की कर रहे हैं। हाल ही फिलहाल JPSC क्लियर किया है, IIT लोग मेरे गाँव से लोगों ने क्लियर किया है, कई हाई स्कूल के टीचर बने हैं, तो ऊँचे ऊँचे पदों पर है। लेकिन चूँकि मेरा जो क्षेत्र की बात आती है, थोड़ा सा उन्होंने बस मानटाड़ के स्थान पर भी तोपचाची लिखते तो सूट कर जाता। लेकिन खैर वे मेरे बारे में उतना परिचित नहीं थे, लेकिन बावजूद उनको मैं धन्यवाद दूंगा कि गाँव के बच्चे को उन्होंने अपने अखबार में स्थान दिया। तो थोड़ा सा मानटाड़ के स्थान पर तोपचाची क्षेत्र होता तो सूट करता। तो मेरा गांव व्यक्तिगत, सिर्फ मेरा गांव नक्सल प्रभावित नहीं, अपितु ये जो जोन है, जिस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं पारसनाथ एक्शन प्लान, इसको एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र आज भी हम कह सकते हैं, क्योंकि आज भी शिक्षा से कोसों दूर है। आज भी लोग काफ़ी मुश्किलों का सामना करते हैं रोजी रोटी के लिए। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अशिक्षा के कारण ये सारी समस्याएं देखने को मिलती है। आपको नहीं लगता कि ये तोपचाची अगर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है तो आने वाले समय में कोई बाप अपने बेटी को इस क्षेत्र में शादी नहीं देगा? ऐसा नहीं लगता आपको? देखिए, जो पूर्णतः नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, खासकर जो तोपचाची के बाद के गांव है, जैसे पहाड़ पीछे आपका दिख रहा है, वहां अगर चले जाएगा तो निसंदेह वहां हमारे बहुत सारे साथी हैं जिनकी उम्र 35-40 हो गई है, लेकिन बेटी विवाह करने से थोड़ा संकोच करते हैं। हमारा गांव थोड़ा सा इसलिए इस दायरे में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ GT रोड गई है। तो ये थोड़ा सा GT रोड जाने के साथ साथ हमें डेवलपमेंट इलाके से ये जोड़ती है, तो इसलिए GT रोड होने के कारण हमारे गाँव के लिए ऐसी कोई बाध्यता भविष्य में नहीं आएगी कि लोग अपना बेटी यहाँ बिहाना नहीं चाहेंगे, बल्कि वे खुशी खुशी देंगे, क्योंकि NH आ गया है। NH यानी सारी सुविधाएँ हैं। तो इसलिए इसके अंदर जो 2-4-5 किलोमीटर जो अंदर गांव है, वहां आज भी वो समस्या है। बहुत सारे मित्र हैं जिनकी उम्र लगभग 40-35 है, और वो विवाह के लिए वंचित है, इसी कारण कि वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। उस गांव में आज तक सड़क नहीं गई है, विकास की किरण नहीं गई है, तो इसलिए ये समस्या होती है। बहुत कोई जानना चाहते हैं कि टाइगर जयराम महतो किसी राजनीतिक पार्टी से हैं या नहीं है? आप किसी राजनीतिक पार्टी से हैं क्या? नहीं, राजनीतिक पार्टी से हम अभी तक तो नहीं है। किसी पार्टी की मेरी कोई प्राथमिक सदस्यता भी मैंने नहीं ली है। आज तक किसी पार्टी का जो
सम्मेलन हो, सेमिनार हो, मैंने कभी भाग नहीं लिया है। हाँ, कुछ विधायकों से, कुछ नेताओं से मेरा व्यक्तिगत संबंध रहा है, उनके कार्यक्रम में गया है, पर किसी भी पार्टी की अगर व्यक्तिगत बात करूं तो मैंने आज तक किसी पार्टी के कार्यक्रम में भाग कभी नहीं लिया है। आज तक मैंने एक पर्ची भी होता है जो पार्टी के नाम से फंडिंग का, मैंने नहीं कटवाया। यानी मैं कह सकता हूं कि आज तक मैंने किसी पार्टी से संबंध नहीं रखा है। भविष्य में अगर किसी पार्टी में जाना चाहेंगे तो किस पार्टी में जाएंगे आप? देखिए, भविष्य की बात तो कहना बड़ा कठिन है, क्योंकि भविष्य बहुत करवट लेता है, भविष्य की गोद में बहुत कुछ छुपा है। लेकिन निस्संदेह अगर आप समाज सेवा करना चाहते हैं तो आपको राजनीति में प्रबल होना पड़ेगा। हो सके पार्टी ना सही तो खुद की पार्टी भी हम लोग खड़ा कर सकते हैं अगर युवा चाहें तो, क्योंकि आज झारखंड को और देश को भी आवश्यकता है कि ऐसी पार्टी की जो यूथ को मद्देनजर लेकर चले। क्योंकि अभी देखिए सरकार, अभी आज मेरा एक साथी फ़ोन करता है, बोलता है कि भाई सचिवालय की वैकेंसी जो हमने 2017 में भरी थी, जिसका एग्जाम क्लियर किया था, उसे रद्द कर दिया गया है। यानी हर तरह से कहीं ना कहीं युवा आक्रोश में है, दुखी हैं, हताश हैं, निराश हैं। तो अगर यूथ चाहे, उनके साथ हुआ आने वाली पीढ़ी के साथ ऐसा ना हो, तो उन्हें एक बेहतरीन राजनीतिक पार्टी की जरूरत पड़ेगी जो जाति, धर्म, भाषा से ऊपर उठकर, मजहब से ऊपर उठकर बात करेगी और सबको लेकर चलने का काम करेगी। विशेषकर जाति धर्म से ऊपर भाषा चलेगी, क्योंकि भाषा की एक लोकेलिटी होती है, भाषा को महत्व देना पड़ेगा, लेकिन जाति और धर्म को महत्व नहीं देना होगा। और एक ऐसी पार्टी का निर्माण करना होगा जो उस क्षेत्र के लोगों के मुद्दों की बात करे, विकास की बात करे। आज देश को जरूरत है। झारखंड में हमेशा जो भी नेता बना, इतिहास उठाकर देख लीजिए, कोई भी नेता बना वो बिरसा मुंडा और विनोद बाबू को, उसका नारा को लेकर ही नेता बना है। और आप भी उसी रास्ते में चले हैं, विनोद बाबू और बिरसा मुंडा का नारा को आगे बढ़ा रहे हैं। ना आप भी राजनीति का सीढ़ी में चढ़ रहे हैं क्या? देखिए, प्रत्यक्ष रूप से राजनीति की सीढ़ी में नहीं चढ़े, लेकिन अगर जनता की मांग होगी, अगर आप में काबिलियत होगी, अगर जनता को लगेगा कि हमारे राजनीति में आने से अगर समाज का, मेरे गांव का, मेरे आसपास के क्षेत्र का भला हो सकता है, तो संकोच नहीं करेंगे, राजनीति में अवश्य आएंगे। रहा सवाल विनोद बाबू का, बिरसा मुंडा का, तो उनका नाम अमर है। उनके नाम इसलिए नहीं लोग लेते हैं कि उनके नाम से राजनीति भी करनी है, बल्कि वो प्रेरणा स्रोत है। अगर आप विनोद बाबू को नहीं समझेंगे तो आप झारखंड को नहीं समझेंगे, आप बिरसा मुंडा को नहीं समझेंगे तो आप झारखंड को नहीं समझ सकते हैं। तो उनको लोग इसीलिए अनुसरण करते हैं। हाँ, कुछ लोग उनके नाम की राजनीति करते हैं, जो कि बहुत ही दुर्भाग्य है। खासकर बहुत सारे लोग लाखों का सूट बूट पहन के आते हैं और कहते हैं हम बिरसा मुंडा को मानते हैं, तो बिल्कुल दुर्भाग्य है। बिरसा मुंडा ने अपना पूरा जीवन एक धोती में बिता दिया था, वो धोती उसी को पहनते थे और उसी को लपेटते थे। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग दिग्भ्रमित करते हैं उनके नाम पर, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि आने वाली पीढ़ी को अगर राजनीति में उत्थान करना है, राज्य का उत्थान करना है, तो बिरसा विनोद के रास्ते पर अमल करना ही पड़ेगा। हमारे बहुत सारे दर्शक हैं, वो जानना चाहते हैं कि टाइगर जयराम मातो शादी कब करेंगे? सर, ये तो खैर पर्सनल सवाल आपने पूछा, लेकिन एक बात थोड़ा सा लाइन से हट के कोई बात नहीं है। आज आप सवाल से, और वह वक्ता ही क्या जो किसी सवाल का उत्तर ना दे, सवाल का उत्तर देंगे। पहली बात, आप देख ही रहे मेरे कंडीशन को। आज ये सबों की दुआ है, प्रेम है कि आज लोग एक क्रांति का रूप मुझे माने हैं और मैंने जितना मेरा क्षमता है, हमारी भाषा में है कि जितना लुगवा ततना घुगवा, तो जितना मेरा कैपेसिटी है, एक छात्र होते हुए, एक किसान का बेटा होते हुए, एक गांव का लड़का होते हुए मैंने प्रयास किया है। तो जब क्रांति की बात आती है ना राहुल बाबू, दो चीज़ साथ नहीं चलती है, इश्क और इनकलाब साथ नहीं चलती है। तो शादी इश्क का मामला है और थोड़ा हम लोग इससे थोड़ा दूरी हैं, हम लोग इनकलाब के काफ़ी नज़दीक हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा सेटअप नहीं हो पाता है। अगर आज की बात करें तो अगर किसी कन्या के सामने अगर हम प्रस्ताव भी रखते हैं और मेरे बारे में वो जानती है, तो निसंदेह उसका प्रश्न यही आता है कि इस व्यक्ति का हम सम्मान कर सकते हैं, इसको आदर्श मान सकते हैं, लेकिन इस व्यक्ति से प्रेम करना थोड़ा सा कठिन है। और जब तक प्रेम नहीं होगा तो फिर अगर विवाह के बंधनों की ओर जाते हैं तो कहीं ना कहीं कठिनाई होगी। तो मसला यही है। तो शादी करेंगे या नहीं करेंगे? क्योंकि भगत सिंह ने शादी नहीं की थी। देखिए, आप भगत सिंह को मानने वाले हैं? हाँ, भगत सिंह तो मानने वाले हैं। देखिए, हमारे सीने में भगत सिंह की तस्वीर, और सीने के अंदर भी अगर आप खोद के निकालिएगा तो भगत सिंह ही निकलेंगे। देखिए, बिल्कुल, लेकिन वो दौर अलग था, ये दौर अलग है। अगर सिचुएशन बना कि क्रांति और विवाह दोनों इश्क साथ साथ चला, इश्क और इनकलाब अगर दोनों को कम्बिनेशन करके, कंबाइन करके अगर चल पाते हैं तो संभव है आएंगे, और नहीं तो फिर इनकलाबी हैं, इनकलाब से पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि आज मुझे लगता है, मेरे साथियों को भी लगता है कि मेरे बहुत सारे साथी हैं जो बहुत पोस्ट पर हैं, उनके बावजूद उनको लगता है, वे सम्मान करते हैं कि नहीं, तुम्हारे अंदर जो आग है, तुम्हारे अंदर जो बात है, वो शायद अन्य लोगों में फ़िलहाल नहीं है। आने वाला दिन होगा, हम ये नहीं कहते कि हम ही में, आने वाला दिन उनमें भी होगा। तो इसलिए मैं अगर इश्क और इनकलाब में एक चीज़ चुनना पड़े तो मैं निसंकोच कहूँगा, मैं इनकलाब को चुनना पसंद करूँगा। पंचायत चुनाव में आप जिला परिषद का प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ने वाले हैं, आप 150 बच्चों को पढ़ाते भी हैं। अक्सर हम लोग फेसबुक में देखते हैं कि आप रक्तदान भी करते हैं। तो ये कैसा लग रहा है कि राजनीतिक दिखावा है, क्या राजनीति का सीढ़ी चढ़ने वाले हैं? ये कैसा लग रहा है, मतलब ये कैसे देखते हैं आप? देखिए राहुल बाबू, जहाँ तक राजनीति का सवाल है तो ये तो 2021 और 22 में ना चुनाव लड़ेंगे। और जहाँ तक सेवा भाव का मामला है, हम आपको 2009 से हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं,
उस समय हम नाबालिग थे। नाबालिग को राजनीति का कोई संबंध नहीं है, नाबालिग व्यक्ति राजनीति के बारे में जानता नहीं कि राजनीति क्या होती है। हम उस समय से ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। आप मेरे गांव में जाइए, लगभग जितने बच्चों को मैंने ट्यूशन पढ़ाया आज तक उनसे पूछिएगा क्या मैंने कभी ये बोला है कि फ़ी दीजिए, किसी को नहीं। आज तक मेरा रिकॉर्ड है, आज तक पढ़ाने के बाद मैंने कभी नहीं कहा फ़ी दीजिए। मैंने हमेशा सेवा भाव से पढ़ाया है। रक्तदान की बात करें तो आज राजनीति कर रहे हैं, रक्तदान आज हम लग रहा है 10 सालों से करवा रहे हैं। जब से हमको नॉलेज है, हम अगर खुद नहीं दिए तो लोगों के माध्यम से दिलाएं। इसीलिए इनको टाइगर कहा जाता है। ये रक्तदान करते हैं। हम हमेशा फेसबुक में आप भी देखे होंगे, अक्सर जिनको भी ब्लड का ज़रूरत होता है ये हमेशा आगे रहते हैं। चाहे हम भी इसके लिए आए हैं, हमको भी हमेशा जयराम दा बोले हैं कि इनको ब्लड का ज़रूरत है, हम लोग भी आ गए हैं। बिल्कुल। और नेताजी बोस ने भी कहा था कि मैंने रक्त की आवश्यकता हमेशा पड़ती है। इसीलिए इनको टाइगर कहा जाता है कि हमेशा ये जिनको भी ब्लड का ज़रूरत होता है सबसे पहले जयराम दा को फ़ोन करते हैं। नहीं, हमारे और भी बहुत सारे मित्र हैं, लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास करते हैं कि अगर हमारे क्षमता के अनुरूप हो तो हम लोग काम को करते हैं। तो इसीलिए राजनीति अलग बात है राहुल बाबू। राजनीति अगर नहीं भी होती, और राजनीति किसने देखा है, अभी आने वाला दिन कल क्या होगा मेरे साथ, लेकिन अभी तक का जो मेरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, छोटा सा जो रिकॉर्ड मेरा रहा है, उसमें मेरा साफ सुथरा रहा है कि मैंने निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा की है। जितना संभव हो सका मैं रिपीट करूँगा, जितना लोग हुआ उतना होगा, उसके अनुसार मैंने लोगों के लिए काम किया है और उसका परिणाम मिलता है। लोगों के दिलों में सम्मान है, बस इतना काफ़ी है। इनका नंबर भी अगर हम सेव करके रखे हैं तो सबसे पहले टाइगर जयराम मातो। हम जयराम मातो सेव करके नहीं रखे हैं क्योंकि ये इनका रक्तदान के चलते हम इनको टाइगर जयराम मातो दा कहते हैं, इन्हीं नाम के चलते। ये आपका प्रेम है, आपके दर्शकों का भी प्रेम है, जिनके माध्यम से आप आज यहाँ तक आए हैं। और निसंदेह जब लोगों ने प्यार से टाइगर नाम दिया है तो उस नाम को आज भी हम लेकर चले हैं और निसंदेह इस नाम को लेकर ही चलेंगे, चाहे कुछ भी परिणाम हो। अगर मेरे जीवन में अगर मेरा व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन को चुनना पड़े तो हम अपने व्यक्तिगत जीवन का बलिदान कर देंगे, लेकिन सामाजिक जीवन को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मेरा समाज के लोगों के प्रति, लोगों के मन में, हृदय में मेरे लिए एक स्थान बन चुका है। तो कहीं ना कहीं मैं पूरा प्रयास करूंगा उनके भरोसे में खरा उतरने के लिए। और अभी तक देखिए राहुल बाबू, आपको आश्चर्य होगा कि मेरा आज लगभग मैं PhD स्कॉलर हूँ। लोग बच्चा, आजकल का जो युवा बच्चा होता है, लोग तो मैंने 9 और 10 के बाद 2 चक्का का चाहत रखता है, एक अच्छा मोबाइल का चाहत रखता है। मैं मास्टर डिग्री में PhD का रिसर्च स्कॉलर हूँ, लेकिन आज तक मेरी खुद की एक साइकिल नहीं है, ना मेरे पास एक बाइक है, ना मैंने आज तक कभी अपने खुद से एक फ़ोन लिया है। बस लोगों की अगर ज़रूरत पड़ती है हम वही बोलते हैं कि भाई अगर तो सक्षम हो तो आओ, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत लोग मैसेज करते हैं कि आपके घर में कौन कौन है, ये थोड़ा सा हमको बता दीजिए, आपके घर में कौन कौन है? जी, मेरे घर में मेरी एक दादी है जिनकी उम्र आज लगभग 95 प्लस है। मेरे चाचा हैं जो जन्म से अंधा है, उनकी दोनों आंखें नहीं हैं, मैंने जन्मांध सूरदास कह सकते हैं। तो ये दोनों आंखें उनकी नहीं, उन्हें विकलांग कोटे से पेंशन भी मिलता है। मेरी माँ है और मेरा एक छोटा भाई है और मैं, 5 लोग हैं। मेरे पिताजी झारखंड आंदोलन के शहीद हैं और उनकी जब शहादत हुई थी तो मैंने काफ़ी दुखदायी स्थिति था। मेरा छोटा भाई का जन्म वो घटना भी हम जानना चाहते हैं कि क्या घटना हो, थोड़ा सा हमको पूरे विस्तार से बताइए। देखिए, मेरे जो पिताजी थे विनोद बिहारी महतो, कॉमरेड AK रॉय, जो अभी जीवित लोग हैं क्रांतिकारी, वे लोग बताते हैं कि जब भी वे इस खासकर जो पराशनाथ का क्षेत्र था वहाँ जब भी विनोद बाबू आते थे, दौरा करते थे, तो पिताजी को हमेशा साथ लेकर चलते थे। पिताजी काफ़ी संघर्षशील थे, लंबे चौड़े थे और काफ़ी तेज व्यक्ति थे और हमेशा अग्रणी रहते थे, हमेशा आगे जाके लीड करते थे। तो विनोद बाबू के सामने भी उनका काफ़ी सम्मान था और काफ़ी बार अगुवाई करने के कारण पुलिस के द्वारा लाठी काफ़ी बार उनके सर पे लगी, उन्होंने ध्यान नहीं दिया और अंततः 2-3 बार सर पे प्रहार होने के कारण उनका ब्रेन हेमरेज हो गया और फिर उनकी शहादत हो गई। और जब उनकी शहादत हुई तो मेरा जो छोटा भाई था शायद 5 या 6 महीना माँ की कोख में था, उसका जन्म भी नहीं हुआ था। तो काफ़ी दुखदायी स्थिति थी उस समय, लेकिन फिर भी पिताजी के आखिर कहते हैं वो कहावत और भी है हमारे गांव देहात लोकल लैंग्वेज कि बापे पुत्र प्रातः घोड़ा नाय तनी तो थोड़म थोड़ा। तो वही पिता का रक्त, वही हवा मुझ में भी है। अगर आपसे पूछा जाए कि देश या राज्य पहले है तो आप किनको सबसे पहले चुनेंगे, झारखंड को या भारत को? देखिए, आप तो बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन किए हैं। इस क्वेश्चन का उत्तर देना बड़ा कठिन क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आज जो परिस्थिति दिख रही है, खासकर झारखंड और अगर भारत को कंपेयर करें तो मैं थोड़ा सा चाणक्य का एक उदाहरण आपको प्रस्तुत करना चाहूँगा। जब चाणक्य धनानंद के दरबार में जाते हैं और कहते हैं धनानंद, ये आमोद प्रमोद का समय नहीं है, मौज मस्ती का टाइम नहीं है, भारत को अखंड करने का टाइम है। तो धनानंद, भले आप धनानंद को गाली दीजिए, धनानंद को बुरा कहिए, लेकिन धनानंद ने बहुत खूबसूरत बातें चाणक्य को कही थी। हालांकि थोड़ा चाणक्य का अपमान किया था और वही अपमान उनके पतन का कारण बना कि अरे मूर्ख चाणक्य, तुम किस भारत की बात करते हो, भारत कुछ भी नहीं है। यहाँ एक कदम पर पानी, दूसरे कदम पर वाणी बदल जाती है।
यानी ये कुछ देर चलेंगे तो पानी भी बदलेगी और फिर कुछ दूर गए तो वाणी यानी लोगों की भाषा बदल जाएगी। तो तुम किस भारत की बात करते हो? यहाँ लोग जाति के नाम में, मजहब के नाम में, प्रांत के नाम में बटे हुए हैं। तो भारत तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। लेकिन चाणक्य की जिद थी, उन्होंने भारत को चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से अखंड करके दिखाया। तो पहले उन महापुरुषों को नमन करते हैं। अब रह गया झारखंड और भारत का, तो मेरा मानना है कि झारखंड की जो अस्मिता है आज संकट में है, तो मुझे सबसे पहले अपने झारखंड के लिए खड़ा होना होगा। अगर मेरा झारखंड मजबूत हो जाएगा तो फिर वही मजबूती मैं भारत के लिए प्रेजेंट करूंगा। एक कहावत है ना, घारे बाबू तो बाहरे बाबू। अगर आपका घर ही कुछ ना हो, वैल्यू ना हो, घर के मुर्गी दाल बराबर, तो बाहरी काम ना चलतो। तो पहले मैं झारखंड की आइडेंटिटी को मजबूत करूंगा। मैं झारखंड को एक पटल पर पहचान दिलाने का प्रयास करूंगा। जो आज झारखंड आज मर मर के जी रहा है, आज युवा हताश हैं, निराश हैं, तो उनके लिए काम करने का प्रयास करूंगा। और मैं नहीं, एक संगठन बने, उस संगठन में मेरा छोटा सा रोल मिले, मैं प्रयास करूंगा। लेकिन पहला प्राथमिकता होगी तो झारखंड होगी, क्योंकि झारखंड मेरा घर है। घारे बाबू तो बाहरे बाबू, फिर भारत मेरा दूसरा घर है। क्योंकि राज्य की अपनी अलग पहचान है। हो सके बुरा नहीं मानिए, और इसमें कोई देशद्रोही वाली बात नहीं है। आज भारत अफगानिस्तान तक था, हो सके निस्संदेह कभी फ्यूचर में मेरा झारखंड का क्षेत्र अलग देश बन गया, हो सकता है, क्योंकि लोगों की मांग, लोगों का संघर्ष। तो इसलिए पहले हम अपना घर को सुरक्षित करेंगे। झारखंड अगर सुरक्षित हो जाएगा, जब हम अगर ठीक ठाक रहेंगे, मेरी अगर अच्छी कमाई होगी, तो मैं समाज को ही बता सकता हूँ कि अच्छी कमाई कैसे करनी है। तो झारखंड के साथ मैं भारत को भी लेकर चलूँगा। आखिर भगत सिंह, जब भगत सिंह को मानते हैं तो भारत को कैसे छोड़ सकते हैं? लेकिन पहला प्रयास झारखंड का, क्योंकि झारखंड आज सबसे कंगाल स्थिति में है, सबसे गरीब और दुखदायी स्थिति में है, तो झारखंड है। तो झारखंड को अगर चुनना पड़े तो मैं पहले झारखंड चुनूंगा, फिर मैं भारत के साथ जाऊँगा। आपके भाषण को सुनकर बहुत सारे लोग कहते हैं ये कन्हैया कुमार है। कन्हैया कुमार भी एक जेएनयू से बढ़कर आज एक बड़ा सा नेता बन गया है, बड़ा चेहरा बन गया है। तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि टाइगर जयराम मातो ये कन्हैया के रास्ते पे चल रहे हैं। देखिए, कन्हैया कुमार तो खैर अभी नेशनल लीडर हैं। उनसे हमारी अगर तुलना करते हैं तो पहले उनको धन्यवाद करते हैं कि उतने बड़े ज्ञान मैंने जानकार। भले आप कन्हैया कुमार जिस पार्टी से हैं, उस पार्टी के होने के नाते आप उनसे घृणा कर सकते हैं, लेकिन जब भी वे स्पीच देते हैं बिल्कुल बहुत फैक्चुअल देते हैं। वो भी आप ही की तरह से एक छोटे से परिवार में जन्मे हैं और आज एक बड़े से पार्टी में आज लीड कर रहे हैं ना, बहुत बड़ा उनके पास। भले आप उनसे घृणा कर सकते हैं, अगर आप मान के चलिए, अगर आप भारतीय जनता पार्टी में है, कन्हैया तो कांग्रेस में चले गए, तो आप पार्टी के स्तर से उनसे घृणा कर सकते हैं। लेकिन जब उनके विचारों को सुनिएगा और उनकी आइडिया को आप एक एक करके पॉइंट वाइज समझने की कोशिश कीजिएगा, तो ऑटोमेटिकली आप उनसे तब उस टाइम नहीं घृणा कर सकते हैं। कन्हैया कुमार वास्तव में उनके पास जो नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, वो बहुत ही शानदार है। हालांकि एक दो अवसर पर हो सके उन्होंने कुछ ऐसी टिप्पणी की है जो उनको नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि मनुष्य है यार, चमड़ा की जबान है, फिसल गया होगा। लेकिन बाकी कहें तो वे बहुत प्रखर प्रवक्ता हैं, और प्रवक्ता नहीं, एक अच्छे ज्ञानी है। उनके पास अच्छा इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है। आखिर भाई पीएचडी के स्कॉलर नहीं, वे तो पीएचडी होल्डर हैं। स्कॉलर तो हम लोग हैं, हम हैं, वे तो होल्डर हैं। उनके पास तो पीएचडी होल्डर डॉक्टर कन्हैया कुमार है। तो भाई बहुत बेजोड़ व्यक्ति हैं। आप आस्तिक है या नास्तिक है? भगवान पे भरोसा करते हैं या नहीं करते हैं? देखिए, आस्था, अगर भगत सिंह को मानने वाले लोगों की बात करें तो भगत सिंह के अंदाज में ईश्वर आस्था है। अगर हमारी माता जब पूजा करती है, हमारी दादी करती है, हमारे चाचा रोज करते हैं, आस्था है। लेकिन थोड़ा सा भगत सिंह के अंदाज में है। आज जो कट्टरता धर्म के नाम पर चल रही है, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप इतिहास के पन्ने सर्च कीजिए, जितना सम्राट अशोक की तलवार ने रक्त नहीं पिया है, जितना औरंगजेब अकबर की तलवार ने रक्त नहीं पिया है, जितना सिकंदर चंगेज खान की तलवार ने रक्त नहीं पिया है, उतना एक इंसान का रक्त धर्म के नाम पर पिया है। तो इस जो आधुनिकता में जो कट्टरता चल रही है धर्म के नाम पर, मैं इसको समर्थन नहीं करता हूँ। ऐसी परिस्थिति में मैं वास्तविक हूँ, ना नास्तिक ना आस्तिक, मैं वास्तविक हूँ। जो चीज़ें मेरे सामने घटती हैं, जो चीज़ें आज के लिए ज़रूरी हैं, उस चीज़ों का मैं समर्थन करता हूँ। देखिए, ईश्वर की बात करें, चाहे अन्य धार्मिक, हर धर्म के धार्मिक किताबों की बात करें, वे हज़ारों साल पहले लिखी गई थी। हज़ारों साल बाद क्या दुनिया उसी टाइप की है? नहीं है। क्योंकि उस समय जितने भी किताबें देखें उनमें घोड़ों का जिक्र होगा। क्या उनको मालूम था कि आने वाला दिन हम लोग बम बारूद से खेलेंगे? तो दुनिया ने अचानक परिवर्तन लिया है। तो इसलिए समय के साथ जो चीज़ें होंगी उन्हें मैं मानूंगा। मैं वास्तविक हूँ। थोड़ा सा आस्तिकता भी है, थोड़ी सी नास्तिकता भी ले लीजिए, लेकिन मैं कुल मिलाकर वास्तविक हूँ। और मैं आस्था का सम्मान करता हूँ। और धर्म इसलिए होना चाहिए कि व्यक्ति को, धर्म यानी व्यक्ति को अनुशासन में रखना। अगर धर्म व्यक्ति को हिंसा करवाता है तो फिर उस धर्म को त्यागना उचित है। धर्म का और वास्तविक अर्थ धर्म का ही था, क्योंकि हम लोग तो पशु से स्टार्ट हुए थे। तो धर्म का स्थापना इसीलिए हुआ, चाहे किसी भी धर्म की बात करें, सभी धर्मों का स्थापना इसलिए हुआ कि मनुष्य को कुछ ज्ञान दिया जाए, उनको कुछ आचरण सिखाया जाए, उनको कुछ अनुशासन में रखा जाए, इसलिए धर्म बने। लेकिन समय बदलते समय के साथ कुछ लोगों ने, कुछ दुष्ट लोगों ने धर्म में एंट्री करना प्रारंभ किया और एक धर्म को दूसरे धर्म से ऊंचा, एक धर्म को उससे नीचा बताना प्रारंभ किया। और आज नतीजा है, धर्म के नाम पर देश आज माने जल रहा है। और माने ये संविधान है कि आज देश को जोड़ के रखा है। नहीं तो धर्म की अगर बात होती है, अगर सिर्फ एक धर्म को थमा दिया जाए देश, तो आज बहुत दुखदायी स्थिति में हम लोग होते हैं। तो कहीं ना कहीं सबका अपना अपना धर्म है, अपनी अपनी आस्था है, सबकी आस्था का सम्मान करते हैं। लेकिन आस्था
आस्था रहे, आस्था विश्वास ना बने।